स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो CUT के लिए बेसिकली मेन सिलेबस हम CUT के लिए ही चलेंगे और आपका इसमें एकेडमिक सेशन भी पूरा कवर अप हो जाएगा। और हिस्ट्री की जो हमारी थीम है सेकंड थीम उसी से रिगार्डिंग हम बात करेंगे अभी आपसे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम जानते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नेम जो हमारा थीम जो हमारी है थीम टू मतलब चैप्टर 2 हमारा हो गया। हम बात करते हैं जो हमारा किंग फार्मर एंड टाउन्स के बारे में, राजा किसान और नगर। अब हमें राजा किसान नगर के बारे में भी हमें क्या पढ़ना है, आरंभिक राज्य कौन कौन से रहे हैं, जो सबसे पहले राज्य रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरा हमारी वो उस टाइम की जो इकॉनमी थी, अर्थव्यवस्था, मतलब कैसे वो अपना जीवन यापन कैसे कमाते थे, जीविका चलाते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड हम जो स्टोरी पढ़ेंगे ये जो हमारी है वो कौन सी 600 BC टू 600 AD तक, मतलब कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। ईसा पूर्व जो कि ईसा मसीह के जन्म के टाइम के पहले को कहते हैं और ईस्वी जो अभी चल रही है वो हमारा जन्म ईस्वी में हुआ है। तो सबसे पहले कहा था हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप में विभिन्नताएं भागों में कई प्रकार विकास हुआ। मतलब जैसे ही हड़प्पा ख़त्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे नगरों का विकास होना शुरू हुआ। तो उपमहाद्वीप जैसे कि हमारा भारत उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे हम उपमहाद्वीप कहेंगे, जहाँ पर झील, नदियाँ, पहाड़, ये सारी विशेषताएं होती है, उस क्षेत्र को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। तो हमारा इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता के चले जाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, लंबे अरसों के बाद क्या हुआ, उपमहाद्वीपों में क्या हुआ, विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। विकास मतलब कि डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, मतलब नए नए राज्य उभर कर आना शुरू हुए। अगर हम बात करते हैं इसी के लिए तो बोलते हैं यही काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोग, तो सिंधु मैंने आपको बताया सिंधु की 5 नदियां हैं, सहायक नदियां, रावी, इसी नदी किनारे हड़प्पा बसा था, झेलम, सतलुज, व्यास, ये सारी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो कहा जाता है उस नदियों के किनारे ही आसपास लोग क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, रहते थे, कृषि करते थे। अब आते हैं हम इसी में क्या बोला गया है, ऋग्वेद का लेखन किया गया, मतलब उसी टाइम पीरियड में ऋग्वेद के बारे में लिखा गया। बोलते हैं उत्तर भारत मतलब कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियाँ अस्तित्व में आई। मतलब इस समय कहा जाता है ऋग्वेद, और कहा जाता है इस समय उत्तर भारत जो हमारा जम्मू कश्मीर है, दक्कन जो हमारा बीट की साइड, साउथ की साइड, इन सभी जगहों पे हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषि के मतलब जहाँ पर कि अनाज वगैरह उगाए जाते थे। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। चरवाहा क्या होता है, जिसमें जानवरों को चराया जाता है। मतलब कि इससे हमें ये पता चला कि उस समय 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के टाइम पीरियड में लोग क्या करते थे, चरवाहा जीवन भी जीते थे, मतलब कि कृषि भी करते थे और चरवाहा मतलब कि जानवरों को एक दूसरी जगह से, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे भोजन की तलाश में। अब आते हैं ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तन के परिमाण मिलते हैं। मतलब जब ईसा पूर्व की जो शताब्दी थी उसके बाद से क्या हुआ, नए नए परिमाण हमें मिले हैं, मतलब नए नए वे का विकास हुआ। अब क्या हुआ बेटा, बोलते हैं आरंभिक राज्य और साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ। मतलब राज्य भी बने जैसे पाटलिपुत्र, मगध, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। रजवाड़े भी बने, राजा भी आए बहुत सारे, मुग़ल शासन आया, ठीक है। मुग़ल शासन नहीं, मुग़ल शासन तो बहुत 18वीं शताब्दी में आया। ये आए थे मौर्य डायनेस्टी। कौन आए थे, मौर्य, गुप्ता, कुषाण, चोल, चैर्य, पांड्य, ये सारी डायनेस्टी आई थी उस टाइम पीरियड में, 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी के टाइम पीरियड में। अब हम बात करते हैं इसी में, कहा जाता है इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है। मतलब इन सभी का पता हमें कैसे पता चला, जब वो कृषि करते थे और उसको इकट्ठा करते थे, उसी से हमें उनके प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए, मतलब जो इतिहासकार हैं वही आर्कियोलॉजिस्ट
इसका पता कैसे लगाते हैं? अभिलेखों को पढ़ते हैं। अभिलेख जो लिखा हुआ होता है उससे हम बोलते हैं। ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा महाभारत है, रामायण है, ये साहित्य ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद। सिक्के से ही पता चलता है हमें राजाओं के बारे में, क्योंकि सिक्के पे क्या होता है, पर्टिकुलर डेट और राजा का मोहर ज़रूर होती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर किस राज्य में कौन से राजा रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंसेप और प्रियदर्शी से। किससे? प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप और प्रियदर्शी है क्या, आखिर हम ये जानते हैं, क्योंकि कई बार हमसे पूछा भी गया है ये चीज़ होती क्या है। बोलते हैं 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों का अर्थ पहली बार निकाला था। जैसे मान लो कि मेरा नाम गौतम है, गौतम नाम का पहली बार जो मतलब निकाला, तो वैसे तो ये गौतम वर्ड आया है महात्मा बुद्ध से, तो ऐसे ही जो ये है हमारा प्रिंसेप के बारे में जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार पढ़ा और ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ इन्होंने निकाला था। बोलते हैं इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले अभिलेखों और सिक्कों में किया जाता था। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि सिक्कों में भी मौजूद मिली है और कई स्तंभों में भी मिली है, जो कि अशोक के जो स्तंभ हैं उस पे हमें मिले हैं। बोलते हैं प्रिंसेप जो पता चलता है कि अधिकांश अभिलेख सिक्कों पर प्रियदर्शी मतलब क्या होता है? छपा हुआ होना। जैसे मान लो सिक्के पे कुछ अगर भारत का वो शेर बना हुआ है तो इसका मतलब वो छपा हुआ, उस समय क्या होता है? प्रियदर्शी। और प्रिंसेप मतलब लिखा हुआ, यानी मोहर। प्रियदर्शी हम किसको कहते हैं? मोहर को। तो आपने सिक्का देखा होगा, सिक्के के ऊपर होता है जैसे डिज़ाइन बना होता है, जो खुरदरा सा हमें लगता है, वो चीज़ अभी यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं। अब आते हैं हम इसी में कुछ अभिलेखों पर राजा का भी नाम हमें मिला है, जिसमें कि हमारे अशोक के बारे में बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। जब हमें बौद्ध ग्रंथ मिला उससे हमें क्या पता चला भाई, जो अशोक था सबसे प्रसिद्ध राजा था। मतलब कि किसका? मौर्य साम्राज्य का। मतलब कहा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था, मतलब ग्रैंडसन। ठीक है। और उसके बाद क्या पता चला? बोलते हैं भारत और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियाँ के पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। जितने भी जो भारत और यूरोपीय विद्वान हैं उन्होंने उपमहाद्वीप में जितने भी जो एविडेंस मिले उनको जानने के लिए उन्होंने क्या किया? उन भाषाओं को पढ़ा, समझा, ताकि वो उसके इतिहास को क्या कर सके? समझ सके। तो अब हम बात करते हैं, उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास की ओर संकेत किया। अब आते हैं हमारा कुछ चीज़ें हैं हमारी अभिलेख। अभिलेख होती क्या चीज़ें, हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं अभिलेख क्या होता है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं। जैसे मान लो इस पे इस तरीके से अगर गढ़ के चले तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अभिलेख। आपने मेसोपोटामिया में देखा होगा, वो गीली मिट्टी पे लिखते थे, मेसोपोटामिया में गीली मिट्टी पे लिखते थे और उसको सुखाते थे, तो मतलब वो गढ़ते थे, किससे? किलाकार आकार से वो उसे गढ़ते थे, तब वो उसके ऊपर क्या होता था? अभिलेख लिखा जाता था। तो अभिलेख को क्या बोला गया? जो पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन पर जो कठोर सतह पर जो क्या किया जाता? खुदे होते थे, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते थे। अब अभिलेख में क्या होता था? क्या दर्ज किया जाता था? जैसे मान लो कोई भी राजा अगर है, उसने क्या अचीवमेंट, किससे राज्य जीता, वो उसने क्या क्या चीज़ें की, वो सारी चीज़ अभिलेख में मेंशन करते थे, ताकि आने वाली जनरेशन उनके बारे में जान सके और उनसे प्रेरणा लेकर वो भी उन राजा की तरह और भी अच्छे कार्य कर सके। तो वो अभिलेख के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है। कहा जाता है 250 ईसा पूर्व में अक्षर आ इस प्रकार लिखा जाता था। तो एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है आपके। ठीक है। तो ये आ आज का वर्तमान आ और वो उस टाइम का 250 ईसा पूर्व का आ कैसा था? इस तरह का था, उल्टा त्रा। और 500 ईसा पूर्व में यह ऐसे लिखा जाने लग गया। मतलब कि समय के अनुसार क्या हो गई? लिपियों में परिवर्तन आया। जिस तरीके से हमारी भाषा में परिवर्तन आया उस तरीके से लिपियों में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। अब आते हैं प्राचीनतम अभिलेख। अब याद रखना सबसे पहली चीज़,
जो सबसे पहले जो अभिलेख थे पुराने, किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत। बोलते हैं सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद खड़ी बोली, उसके बाद हमारी हिंदी, ये सारी चली है। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर प्राकृत भाषा। तो जितने भी जो अभिलेख थे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, वो किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत भाषा में। अगला हम बात करते हैं, प्राकृतिक उन भाषाओं को कहा जाता है जो जनमानस की भाषाएं। जनमानस मतलब क्या होता है बेटा? जो लोग द्वारा, जन मतलब लोग और सामान्य, जो सभी लोग जो भाषा का प्रयोग करते थे उस टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी? प्राकृत भाषा। तो इसीलिए अधिकतर अभिलेख किस में लिखे गए? प्राकृतिक भाषा में। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें, अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। तो किस राजा के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए? तो याद आए तो इसमें क्या लिखना है हमें? अशोक और अजातशत्रु। फिर हमारे क्या है, और भी है, क्योंकि यह नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अब तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। आपको तमिल भी मिलेगा, संस्कृत भी मिलेगा, क्योंकि इन भाषाओं को भी अभिलेख मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खाली प्राकृतिक भाषा में ही अभिलेख मिले हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जब टाइम चेंज हुआ तो क्या हुआ? भाषा भी चेंज हुई। तब भाषा चेंज हुई तो अभिलेख जो लिखे गए तो उसी भाषा में लिखे गए। तो हमें तमिल में भी लिखा मिला है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आ जाओ, जनपद का मतलब क्या अर्थ होता है? जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन, मतलब लोग, कुल, जनजाति अपना गांव पांव रखते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर जब कोई लोग, चाहे कोई कुल अगर रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जनपद। इस शब्द का प्रयोग हमें संस्कृत और प्राकृतिक भाषा दोनों में देखने को मिलती है, जनपद शब्द का अर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट, प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य का मतलब क्या हुआ? हमारा पहला राज्य ऐसा कौन सा था, उसके बारे में हम जानेंगे। हम आपको बता दें 16 महाजनपद के बारे में। महाजनपद, जन मतलब लोग, महा तो पद, अब एक स्थान पर, मतलब स्थान पर किस राजा का शासन था। तो महाजनपद मतलब क्या होता है? स्थान। क्या होता है? स्थान। तो ऐसे ही हमारे टोटल कितने महाजनपद थे? 16। अगर हम 16 की बात करते हैं तो 16 की हम थोड़ा से बारे में हम बता दें आपको कुछ महाजनपदों के नाम, ताकि आपको याद रहे। तो वो कौन कौन से महाजनपद है? विज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार, अवंती, ये सारे क्या है? हमारे 16 महाजनपदों के नाम हैं। क्लियर है? इससे स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। ये जितने भी जो महाजनपद हैं सबसे ज़्यादा उच्च महाजनपदों में गिने जाते हैं। अधिकांश महाजनपद पर कौन शासन करता था? राजा। तो याद रखना, महाजनपद का संबंध किससे है? स्थान से। और उस स्थान पर जो कंट्रोल करता है, कब्जा करता है, चाहे शासन करता है, वो कौन करता है? राजा। तो आज की जो हमारी इस चैप्टर में जो प्रारंभिक राज्य हैं, उसमें हम यही जानेंगे किस महाजनपद पर किस राजा ने शासन किया। हम आपको बता दें, ऐसा महाजनपद कौन सा जो सबसे ज़्यादा फेमस था? वो था मगध। कौन था? मगध। मगध का क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बंगाल, नेपाल, इन सभी जगहों से पूरे क्षेत्र तक, बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था मगध। और इस मगध पे जो शासन किया वो किसने किया? मौर्य वंश ने। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ये हमारा मैप दिया गया है, किस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ पर जो अलग अलग पांचाल, हमारा ये सारे दिए गए हैं, हमारे ये महाजनपद हैं। तक्षशिला हमारा गांधार पाकिस्तान में पड़ेगा अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है,
मगध हमारा, वैशाली, वंजी, पल, कौशल, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, चेती, वंग, काशी, ये सारे हमारे क्या हैं, महाजनपद हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं इसमें आगे। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। भाई मगध के प्रथम क्यों कहा गया? क्योंकि अगर 16 महाजनपदों को लें तो 16 महाजनपदों में सबसे जो प्रमुख जो महाजनपद है वो कौन था? मगध था। क्योंकि कहा जाता है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध कहाँ था? आधुनिक बिहार में था और सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। क्यों? इसके कई रीज़न रहे हैं। गुड आफ्टरनून। मगध में सबसे जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा है वो बिहार में, तो कहते हैं मगध जो है जो खासकर किस लिए जाना जाता था? मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरा कहें वहाँ पे क्या थी? कोयले की खदानें थी। तीसरा कहें हम वहाँ पर हथियार बनाना सरल होता था। वहाँ पर जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध होते थे जो सेना के लिए बहुत बड़े, क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वो किससे जाते थे? हाथी से जाते, जानवरों की सहायता से रण क्षेत्र तक जाते थे। साथ ही साथ मगध और क्यों फेमस है भाई? साथ ही गंगा और इसकी सहायक नदियाँ यह यहाँ पर राजाओं के लिए आवागमन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी सिद्ध हुई। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों में मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया गया है। मतलब यहीं इसी मगध से दो जो लोग हैं विचारक, बौद्ध और एक जैन, यहीं से उनकी उत्पत्ति। कई लेखक के अनुसार अब ये अकेले नहीं है चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कि मौर्य पे शासन किया, मौर्य पे जो मगध पे शासन किया, मगध पर शासन करने वाले बिंबिसार एक, अजातशत्रु दो, महापद्मानंद तीन प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने मगध पर शासन किया। तो याद रखना, मगध पर शासन करने वाले जो ये राजा हैं इन्होंने क्या किया? मगध पर शासन किया था। पूछ लिया जाएगा कई बार, तो ये पूछ लिया था निम्न में से किसने मगध पर शासन नहीं किया? अगर ये दिया हो और उसके अलावा कुछ और दिया हो तो गांधी जी दिया हो, चाहे कोई और भी दिया हो, तो वो आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, प्रारंभ में। अब आते हैं हम शुरू में। पहले तो क्या कहा गया बेटा? आपने नाम सुना होगा। तो शुरुआती दौर में मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। राजगृह का मतलब है राजगीर। मतलब राजगीर मतलब क्या होता है? राजा का घर, राजगृह तो बोलते। यह रोचक था कि इस शब्दों का अर्थ राजाओं का घर कहा जाता है। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह किलेबंद शहर था। बाद में 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। मतलब कि देख लो 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक अगर हम बात करें, मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। लेकिन 400 ईसा पूर्व के बाद मगध की राजधानी क्या हो गई? बदल गई। क्या बन गई? जिसका नाम आज पटना है उसका नाम पहले क्या था? पाटलिपुत्र। तो याद रखना, पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर। और दूसरी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एक आरंभिक समाज के बारे में। अभी तो हमने मगध जान लिया, मगध समझ में आ गया। अब हमने अभी मगध महाजनपद के बारे में जाना। अब हम जानेंगे साम्राज्य, मतलब राजा के बारे में। मगध के विकास के साथ साथ अगर हम बात करें
तो मगध पे जो शासन करने वाले मौर्य साम्राज्य जो हमारा है का उदय हुआ कहाँ पर? मगध में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मगध में उनका उदय हुआ। और कब और इसकी स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है, संस्थापक जो रहे हैं वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कब की भाई? 321 ईसा पूर्व में। मतलब कब की? 321 ईसा पूर्व में। जिन्होंने पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत को सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किसने? अशोक ने। कहा जाता है इसी कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक का हृदय क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। नहीं तो पहले अशोक क्या था? बहुत ही निरंकुश राजा था। ठीक है, अब आते हैं मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो भाई मौर्य के बारे में हमें जानकारी बहुत तरीके से प्राप्त होती है। वो हमारा कौन कौन सा है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो मौर्य की जो हमें जानकारी है, कई ऐसे स्रोत हैं जिससे हमें पता चलता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनके जो दूत थे, कहा जाता है जो उनके मंत्री थे कौन? कौटिल्य, जिन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखी थी। कहा जाता है उन्हीं के अंदर ये मौर्यकालीन एक और थे जिनका नाम क्या था? यूनानी जो राजदूत थे जिनका नाम क्या था? मैग्नेस्थिस। उन्होंने क्या लिखी थी? इंडिका। क्या लिखी? इंडिका। तो ये हो गया अर्थशास्त्र, हो गया मैग्नेस्थिस द्वारा लिखा गया इंडिका, और कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनसे ही हमें किसके बारे में पता चलती है? मौर्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किससे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, बौद्ध ग्रंथ से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, दूसरा अगर हम बात करें क्या? इंडिका। तो ये ऐसे ग्रंथ है जिससे कि हमें मौर्य के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। मौर्य शासक का उल्लेख परवर्ती जैन और बौद्ध पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है अशोक ने अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत पर बनाए थे। अशोक का पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया। अब याद रखना, सबसे पहला राजा कौन था जिसने अपने अधिकारियों का और प्रजा का नाम पत्थरों पर लिखवाया? कौन था वो राजा? अशोक। ठीक है, और अशोक ने अभिलेख में, आपको बता दूं, अभिलेख जो लिखा जाता है किसी भी धातु पर, है ना, बर्तन पर, मिट्टी पे, धर्म का प्रचार भी करवाया उन्होंने। ठीक है, इनमें बड़े बड़े प्रति आदर, सन्यासी ब्राह्मणों के उदारता और सेवकों दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरे धर्मों के परंपराओं का आदर शामिल था। मतलब धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ थी? धर्म के अंदर क्या बोला गया? सन्यासियों के लिए सेवा करना, बड़ों के प्रति आदर की भावना रखना, ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना, और दासों के साथ उदार व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार, और दूसरे धर्मों को समान अधिकार देना। तो ये चीज़ अशोक के धम्म में लिखी हुई थी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। जो मौर्य साम्राज्य है उसके प्रशासन कैसी थी? अब मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें, मौर्य साम्राज्य के अंदर जो प्रशासन व्यवस्था थी, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये आता है भाई, पूछता है मौर्य की 5 प्रमुख, मौर्य की 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन थे भाई? चलो हम जानते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5।
तो पहला हमारा क्या था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र था। दूसरा था हमारा तक्षशिला, तीसरा उज्जैनी, चौथा हमारा तोसली और पांचवा हमारा सुवर्णगिरी। तो ये क्या थे, मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र, मतलब पॉलिटिकल सेंटर थे। यहीं से ये पूरे मौर्य एम्पायर को, पूरा कानून व्यवस्था को कंट्रोल करके रखती थी मौर्य एम्पायर। अगला हम करते हैं, आगे चलते हैं। अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी उधर समान। आगे आते हैं हम थोड़ा सा, बोला जाता है सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतों केंद्रों पर रहा हो। तो मतलब बोलते हैं सबसे अच्छी जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था, वो कहाँ थी, जहाँ पर उनकी राजधानी थी और वहाँ पर। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया जाता था। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों ही लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे। मतलब कि यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी से बहुत ही दूर थे। तो इधर जाने के लिए लोगों को, यहाँ के साम्राज्य के राजाओं को क्या करना पड़ता था, नदियों के सहारे जाते थे और नावों के सहारे, तो काफ़ी समय लगता था। जबकि सुवर्णगिरी किसे कहते हैं, सोने के पहाड़ को, इसीलिए इसका नाम पड़ा है, जो कहाँ पर था, कर्नाटक में एक सोने खदान के उपयोगी था। ठीक है। अगला हम बात करें, साम्राज्य के संचालन के लिए, मतलब साम्राज्य को चलाने के लिए भूमि, नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। मतलब कि भाई आना जाना एक मार्ग से नहीं होता था, 2 चीज़ों से होता था। एक तो क्या होता था, भूमि से भी, भूमि जहाँ से हम आते हैं बस पकड़ के, और एक क्या है, नदियाँ। ठीक है, दोनों से ही रास्ता सुगम हो जाता था, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते थे कम से कम समय में। नदियों से शॉर्टकट लग जाता है और रोडों से लॉन्ग। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, राजधानी से प्रांतों तक जाने के कई सप्ताह और महीने का समय लगता होगा। मतलब बोलते हैं जो उनके 5 राजनीतिक केंद्र हैं, तो राजधानी कौन सी है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र से अलग अलग जगह जाने के लिए, कई जगह जाने के लिए तो सप्ताह लग जाएगा और कई जगह जाने के लिए मंथ भी लग जाते थे। ठीक है। अगला हम बात करें, मैग्नेस्थीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 6 उप समितियाँ उल्लेख की। एक समिति और 6, अब आप बताइएगा, सैनिकों का संचालन करने के लिए मैग्नेस्थीज ने कितनी समिति बनाई, एक समिति और 6 उप समितियाँ। मैग्नेस्थीज ने सैनिकों का संचालन करने के लिए, सैनिकों को बनाने के लिए, सैनिकों को बेहतर करने के लिए कितनी समितियां बनाई और उप समितियां बनाई। एक समिति थी और 6 उप समिति थी। तो मैग्नेस्थीज ने क्या की भाई, सैनिकों को वो बनाने के लिए, उसको सही से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक समिति बनाई और 6 उप समितियां बनाई। कहा जाता है इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना। मतलब एक का काम क्या था, मतलब वो खाली नौसेना को ही क्या करेगी, चलाएगी, मतलब उसकी पूरी देखभाल करेगी। दूसरा क्या था, यातायात का काम देखना। तीसरा काम क्या था, खान पान देखना। चौथे काम क्या था, खान पान और यातायात। तीसरे का काम क्या था, पैदल सैनिकों का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप याद रखना। तीसरा था पैदल सैनिकों का संचालन। चौथा था अश्वरोहियों, मतलब कि घोड़ों का ध्यान रखना। पांचवा था रथारोही, रथ का ध्यान रखना। और जो हम बात करें, छठा था हाथियों का संचालन करना।
तो मतलब कि ये सुनो, जो मैग्नस थे इसने जो सैनिकों को चलाने के लिए जो गतिविधियां बनाई, समिति और उप समितियां बनाई, उस समिति के अंदर क्या था, सैनिकों को किस प्रकार से सुविधा दी जाएगी, उनको यातायात की, उनके घोड़ों की, उनके हाथियों की, उनके आने जाने की, उनके रहने की सुविधाएं, ये सारी समिति और उप समितियाँ में ही मेंशन था। ठीक है, क्योंकि मौर्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी भाई, उसकी सेना ही थी। किसी भी राजा की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है, सेना होती है। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए, अखंड मतलब क्या होता है, जहाँ पर टूटेगा नहीं, अलग अलग नहीं होगा, जो क्या रहेगा, एकजुट रहेगा। अखंड रखने के लिए मतलब कि यूनिटी में रखने के लिए उन्होंने क्या किया, धर्म का प्रचार किया, धम्म का। और तुम्हें बताया था धम्म क्या सिखाता है हमें, दूसरों के प्रति आचरण रखना, दूसरों के धर्म के प्रति जागरूक, बड़ों के प्रति आदर की भावना रखना। 18 नंबर का क्वेश्चन आया था, जब धम क्या है उसकी विशेषताओं लिखो। 18 नंबर का question। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों को जीवन संरक्षण में और उसके बाद संसार में अच्छा रहेगा। अगर धम्म को अपनाएगा तो उसका जीवन सफल और सही रहेगा, ये बताया था। क्लियर है, तो धम्म के बारे में हमने जान लिया। अगला जो हमारा पॉइंट है 3.3, भाई मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। भाई मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था हम कहें तो, क्योंकि मौर्य साम्राज्य सबसे अच्छा साम्राज्य भी रहा है और उसने अच्छे कार्य भी किए हैं। बोलते हैं 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया है। क्योंकि क्या बोला उन्होंने, इतिहास के अंदर सबसे प्रमुख काल मतलब सबसे एंटिक पीरियड माना जाता है। क्यों, क्योंकि इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, मतलब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारत क्या था, ब्रिटिश के अंडर में था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी में भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहपूर्ण लगी। इन्हें क्या लगा भाई, उस टाइम पे क्या था भाई, ऐसा इतिहास था जो कि वहाँ पर लोग रहते थे। वहाँ के लोग क्या करते थे, मौर्यकालीन सभी पुरातत्व अद्भुत कला के प्रमाण थे। मतलब वहाँ भी बहुत सारी कलाएं विद्यमान थी। आपने जिस तरीके से देखा होगा हड़प्पा के अंदर, लोथल, चुनौदड़ों के अंदर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो मन के और वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी, उस तरीके से यहाँ भी मगध के अंदर भी कुछ ऐसा ही था। मौर्य का शासन काल में भी ऐसा था, जो कि बहुत सारे अभिलेख लिखे गए। कहते हैं दूसरी शताब्दी तक आते आते उपमहाद्वीप की कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े आ गए। मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते क्या हो गया, कई राजा बदल गए। क्योंकि जो मौर्य डायनेस्टी थी वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आई थी, ठीक है, और वो दूसरी शताब्दी तक रही। फिर उसके बाद गुप्त डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टी रूल करने लग गई। अब आते हम बात करते हैं सेना के लिए हाथी पकड़ना। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। तो वही बोला गया है, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है, सैनिक और संगठन का। और इसमें क्या बताया गया, हाथी को पकड़ने का उपाय के बारे में भी लिखा गया है। हाथी को किस तरीके से पकड़ा, हाथी वनों के संरक्षण, हाथियों को पालने वाले लोग, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमारक्षकों, वनवासियों, महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हाथियों की मदद से जंगली हाथी द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। ये किस चीज़ के अंदर मेंशन की गई है, अर्थशास्त्र में। मतलब हाथियों को उनके मल मूत्रों से पहचान लिया। क्योंकि तुम्हें पता है जानवर एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, वो अपनी स्मेल से। और वो उसकी स्मेल क्या है, अब कुत्ता क्या होता है, कई बार क्या होता है, मैंने आपको कई बार स्टोरी बताई होगी, भाई मैं जब जा रहा था घर से तो एक बहुत दूर तक मेरे साथ चला गया वो। अब वो कैसे जाता था, वो कैसे, हमारी स्मेल नहीं, वो तो हम तो चले जाएंगे, हमारी भी स्मेल हो गई, कुछ चीज़ सेंसेस हो गई,
कुछ आइडेंटिकल भी हो गया, वो जगह को ऑब्जर्व भी कर लेता है। दूसरा क्या है, वो जहाँ जहाँ जाता है ना वो टॉयलेट करते हुए जाता है। कुत्ता लॉन्ग डिस्टेंस जाएगा ना तो वो टॉयलेट करता हुआ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, और वो जब आने वक्त उसी स्मेल को ढूंढता रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। अगर उसे एक भी बार मिल गया ये पॉइंट, फिर वो धीरे धीरे उसी रास्ते से चलता रहेगा। मोस्टली वो ऐसे ही ढूंढता है, मोस्टली अपने रास्ते हो कुत्ता ये अपने ऑब्जर्व, लेकिन दूसरे को ऑब्जर्व करने के लिए वो दूसरे के सेंसेस जो पावर होती है वो सभी चीज़ों को, मूवी में देखा होगा आप, जो चोरी करता है चोर के कपड़े दिख सुंघा दिए, तो वो उस तरीके से, तो वो स्मेल को ज़्यादा कैच करते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या है, ज़्यादा कैचिंग पावर होती है हमसे ज़्यादा। अगर भूकंप आएगा ना, हमें नहीं पता चलेगा उतनी जल्दी, उन्हें सबसे पहले उन्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहा जाता है यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थी। भाई एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो मौर्य सम्राट के पास कितनी सेना थी? 6 लाख पैदल, और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। ठीक है, अब आओ आगे हम बात करते हैं दक्षिण के राजा और सरदार। हमने भाई बात की 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में खाली मौर्य डायनेस्टी ही नहीं रही, और भी राजा रहे। अब वो कौन थे? हमने तो मौर्य के बारे में पढ़ लिया। अब ऐसे भी राजा हैं जो कि दक्षिण की साइड थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो बोला जाता है दक्षिण के अंदर उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों में चोल, चैर और पांडे जैसे सरदारी लोग रहते थे। जिस तरीके से मौर्य डायनेस्टी उत्तर भारत में, उस तरीके से दक्षिण भारत में कौन रहते थे? चोल, चैर और पांडे राजा शासन करते थे। ठीक है, अब दक्षिण के जो राजा हमने बताया आपको, दक्षिण में जो राजा थे हमारे, तो आप देखोगे दक्षिण का एक क्षेत्र है जहाँ पर नाम क्या है? तमिलकम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्से, जहाँ पर किस किस राजा ने शासन किया? चोल, चैर और पांडे। इन राजाओं का उदय हुआ। कहा जाता है ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थाई सिद्ध हुए, मतलब कि ये राज्य बहुत ही ज़्यादा अस्थाई, मतलब परमानेंट। अब सरदार और सरदारी मतलब क्या होता है? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है, मतलब उसका पद क्या हो सकता है? डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब कि दादा के बाद उसके पिताजी और पिताजी के बाद उसका बच्चा, तो इसको हम कहते हैं वंशानुगत। क्या बोलते हैं हम इसे? वंशानुगत। कहा जाता है उसके समर्थक उसके खानदान में लोग होते हैं। सरदार के कार्य में विशेष अनुष्ठान और का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने का काम करना, ये सारा काम किसका होता है? सरदारों का। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। अब आते हैं सरदारियाँ। सरदारियाँ किसे कहते हैं? बोलते हैं अपने समर्थकों में उस भेंट का विवरण करता है। सरदारियाँ में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। अगला ये हम बात करते हैं, ये जो राजा थे चौल, चेरे और पांडे, तमिल का एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? तमिल संगम ग्रंथ में ऐसी कविता है जो सरदारों का विवरण, तो आप याद रखना एक क्वेश्चन लिख सकते हो आप सभी, सरदारों का विवरण हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तमिल संगम ग्रंथ में। सरदारों का वर्णन हमें किस ग्रंथों में मिलता है? तमिल संगम ग्रंथ। बोलते कई सरदार राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, मतलब लंबी दूरी जाते थे और राजस्व इकट्ठा करते थे। मध्य पश्चिम भारत के क्षेत्रों में शासन करने वाले सातवाहन, तो भाई मध्य में, भारत के मध्य में शासन किसने किया?
सातवाहन राजा ने। और सातवाहन राजा का टाइम पीरियड लिख लीजिए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक। हम ये भी लिख सकते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी। अगर हम बात करते हैं आगे, पश्चिम और पश्चिमी उत्तर में शासन करने वाले एशियाई मूल के शक शासक कौन थे? शक शासक। तो याद रखना, अगर हम आपसे बात कर लें मध्य में शासन किसने किया? सातवाहन ने। किसने किया? सातवाहन ने। अगर हम बात करें पश्चिम में किसने किया? इस साइड, तो वो किसने किया? शक ने। किसने किया बेटा? शक शासक ने। पश्चिम में? हाँ, पश्चिम और पश्चिम उत्तर। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारियाँ तो नहीं है, लेकिन हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में भी पढ़ेंगे। वैदिक राजा किसके? कौन से राजा? वैदिक राजा। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना भी था। मतलब राजाओं को अगर उच्च समझना है तो वो क्या करते थे? देवी देवताओं से जुड़ जाते थे, ताकि राजाओं को और ज़्यादा उपलब्धि मिल जाती थी। कई राजा तो ये बोलते थे हम क्या हैं? देवपुत्र हैं। क्या हैं? तो ऐसा किसने बोला? कुषाण शासक ने। किसने बोला? तो कुषाण शासक का टाइम पीरियड लिख सकते हो आप, प्रथम शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, 100 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। ये किसका शासन रहा है? कुषाण का। कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा का उसका सर्वोत्तम प्रमाण सिक्के, मूर्तियों से मिलते हैं। हमें कई चीज़ें हमें मिली है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के देवस्थान में कुषाण के हमें कई अवशेष मिले हैं। अफ़गानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इस प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुषाण स्वयं को क्या बोलते थे? ऐसा कौन सा शासन है जो अपने आप को स्वयं देवता पुत्र मानते थे? कौन? कुषाण। याद रखना। इनका टाइम पीरियड क्या है? 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी तक। कुषाण शासन ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई और ये चलती रही। चलिए अब हम आगे आते हैं। चौथी, इस तरीके से राजा परिवर्तन होते रहे। पश्चिम में कुषाण और मध्य में कौन? सातवाहन। अब सातवाहन के बाद अब हमारे जो बात है, कुषाण के बाद जो आए वो कौन आए? गुप्ता डायनेस्टी। कौन आई? गुप्त। इनका इतिहास हमें कैसे पता चलता है? इनका एक क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। कौन सा है? इनके टाइम पीरियड में सोने के सिक्के चलाए गए। भाई क्या चलाए गए? सोने के सिक्के, इसीलिए फेमस थे। और इनके टाइम पीरियड में एक जो लेखक थे, जिनका नाम क्या था? हरिसेन। क्या नाम था? उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की। ठीक है? हाँ, हरिसेन। और ये समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। तो याद रखना, हरिसेन किसके राज्य कवि थे? समुद्रगुप्त। मतलब गुप्त डायनेस्टी के अंदर ही, जैसे कि मौर्य साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ा होगा अशोक वगैरह के बारे में। तो ऐसे ही गुप्त साम्राज्य के अंदर क्या है? समुद्रगुप्त है। ठीक है? और अगला बदलता हुआ देहात हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक को वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।